हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसआईक्यू एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग। और इस वीडियो में हम लोग आज करेंगे अफ्रीका, यानी कि जो अफ्रीका कंटिनेंट है इससे संबंधित जितने भी सारे फैक्ट्स है, क्या क्या चीज़ हम लोगों को जो 6 क्लास की जो ज्योग्राफी की जो पुस्तक है ओल्ड एनसीईआरटी की, तो उससे ये नोट्स को बनाया गया है। तो जो ओल्ड एनसीईआरटी होती है, तो इस नोट्स को देख लेने के बाद में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं ही पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं। तो ये अफ्रीका कंटिनेंट में हम लोग इस खंड में पढ़ेंगे। एक वीडियो इसके पहले पृथ्वी हमारा ग्रह जो खंड 1 था उसको हमने अपलोड कर दिया है, तो अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए। और हाँ, आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको क्या फ़ायदा होगा ये चीज़ समझ लीजिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये चीज़ फ़ायदा होने वाला है कि सबसे पहले तो अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में आपको एक ज्ञान हो जाएगा, एक नॉलेज मिल जाएगा। दूसरा सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद ये वीडियो इस मायने में होगी कि जो एनसीईआरटी में बहुत सारे टर्म दिए रहते हैं, उस टर्म को यहाँ पे इस नोट्स में आपको मिल जाएगा। जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि स्थल संधि किसे बोलते हैं, जल संधि किसे बोलते हैं, नदी किसे बोलेंगे, ठीक उसी प्रकार इस वीडियो में भी आपको ऐसे बहुत सारे अनेकों टर्म मिलेंगे जिससे आपको समझने में जिस चीज़ को आप अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। और ये चीज़ आपको किसी और बुक में नहीं मिलेगी, इसलिए सारे टॉपर्स भी बोलते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, अफ्रीका कंटिनेंट। अफ्रीका कंटिनेंट में हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका। तो अफ्रीका में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि चैप्टर में जो दिया हुआ है, तो अफ्रीका में हम लोग पढ़ेंगे भूमि, जलवायु, साधन और उनका उपयोग। ठीक है। और फिर देखेंगे, उसके बाद देखेंगे वन का जो देश है, वनों का जो देश जिसको कांगो रिपब्लिकन कंट्री बोला जाता है, कांगो लोकतंत्रीय गणराज्य जो है उसके बारे में देखेंगे। फिर जो पाम तेल का देश जो होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे नील नदी का जो उपहार है जिसको मिस्र बोला जाता है, ठीक है, उसको देखेंगे। उसके बाद से फिर देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे सोने और हीरो का देश। ठीक है, सोने और हीरो का देश किसको बोला था? दक्षिण अफ्रीका। तो ये आपको यहाँ पे 5 टॉपिक इस वीडियो में कवर होने वाला है। ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, फालतू का यूट्यूब पर इधर उधर म्यूजिक सुनने से या फिर मूवी का ट्रेलर देखने से या फिर मूवी का कटिंग देखने से कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो देश दुनिया में अगर रुचि रखते हैं तो ये आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, फिर देखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप, यानी कि अफ्रीका जो कंटिनेंट है ये एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप है, और जो संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्र का लगभग 20%, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 20% भाग जो है वो केवल आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है। और भारत की जो जनसंख्या है उसका लगभग 3/5 भाग, भारत की जनसंख्या का लगभग 3/5 भाग पूरे अफ्रीका कंटिनेंट में निवास करती है। और अफ्रीका को हम लोग पठारों का महाद्वीप भी बोलते हैं, अफ्रीका को हम लोग पठारों का महाद्वीप भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे ज़्यादा उष्ण है ये, सबसे ज़्यादा गर्म अगर कोई कंटिनेंट है तो वो है अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका ही एक ऐसा कंटिनेंट है जहाँ से विषुवत रेखा, उसके बाद से कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी तीनों रेखाएं वहाँ से गुजरती है। ठीक है, और उष्ण कटिबंध, नेक्स्ट पॉइंट है कि उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में ये स्थित है। ठीक है, ये उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दोनों कटिबंध में ये स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ज्वार, बाजरा, गेहूं, कैसावा, कपास, मूंगफली, कोको और लौंग यहाँ की ये प्रमुख फसलें हैं। अगर अफ्रीका कंटिनेंट की बात करें तो यहाँ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? तो ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, कैसावा हो गया, कपास हो गया, मूंगफली, कोको और लौंग। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अभी भी रंग भेद की नीति रखी जाती है। विश्व का एक ऐसा देश है जहां अभी भी यहाँ पे रंग भेद की नीति रखी जाती है, क्योंकि वहाँ अफ्रीका के लोग बहुत काले होते हैं, बहुत ज़्यादा काले होते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन भी है, क्लाइमेट का एक रीजन है। वहाँ पे ये उष्ण कटिबंध में चूंकि पड़ता है, यहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से वहाँ के लोग ज़्यादा काले होते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक ये फैक्ट है। और अभी भी वहाँ पे रंग भेद की नीति रखी जाती है, क्योंकि अफ्रीका कंटिनेंट में बहुत सारे यूरोपीय जाकर के वहाँ पे, जब यूरोप अपना कॉलोनी बना रहा था, तब जाकर के वहाँ पे बहुत सारे यूरोपीय वहाँ पे बस गए, और वे लोग इन लोगों को बर्बर या फिर असभ्य ऐसा मान करके रंग भेद की नीति वहाँ पे रखते हैं। और रंग भेद की नीति को आप लोगों ने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, तो जिन्होंने रंग भेद नीति के तहत उन्होंने एक आंदोलन किया हुआ था। ठीक है, तो अभी भी एक ऐसा देश है विश्व का जहाँ पे रंग भेद की नीति रखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे कि जल संधि किसे बोलेंगे। जल संधि, जो जल संधि क्या होता है, तो दो सागरों और महासागरों को मिलाता है। जो जल संधि होता है, जैसे कि कोई दो सागर हो गया या फिर कोई दो महासागर हो गया, तो उसको क्या करता है, ये मिलाता है। और जल का वह सकरा भाग, सकरा का मतलब होता है पतला, ठीक है, तो वह जल का वह पतला भाग जो दो सागरों या महासागरों को मिलाता है, उसे जल संधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्थल संधि क्या होता है। ये पिछले वीडियो में भी पिछले भी लेक्चर में आप लोगों ने इसको समझा होगा। ठीक है, तो स्थल संधि किसे बोलेंगे, तो स्थल संधि बोलते हैं भूमि का संकरा भाग जो दो बड़े बड़े भूखंडों को मिलाता है। तो भूमि का संकरा भाग जो दो बड़े बड़े भूखंडों को मिलाता है, ठीक है, उसको स्थल संधि बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जल प्रपात किसे बोलेंगे। तो जल प्रपात होता है नदी मार्ग में अधिक ऊंचाई से पानी का एकदम नीचे से गिरना। ठीक है, नदी मार्ग में जो जहाँ से नदी निकल रही है, ठीक है, और एक माउंटेन हो गया, ठीक है, तो अधिक ऊंचाई से यहाँ पे एकदम नीचे गिरना, ये जो है एकदम नीचे गिर रही है यहाँ से पानी, तो इसको हम लोग जल प्रपात बोलेंगे। और इसी जल प्रपात पे बहुत सारे टरबाइन को लगा करके बिजली उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वन्य प्राणी। तो वन्य प्राणी जो किसे बोलेंगे, तो प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले सभी पशु पक्षी और अन्य प्रकार के जीव जंतु। मतलब प्राकृतिक वातावरण जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसमें स्वतंत्र रूप से विचरण यानी घूमने वाले विचरण करने वाले सभी पशु भी आ जाएंगे, पक्षी भी आ जाएंगे और अन्य प्रकार के जीव जंतु भी आ जाएंगे। इनको हम लोग वन्य प्राणी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अफ्रीका के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि यूरोप से भूमध्य सागर द्वारा एशिया से अरब सागर द्वारा अलग है। अगर मैप आप लोग देखिएगा, मैप रख लीजिए पास में और उससे आप लोग देखिएगा, तो यूरोप से भूमध्य सागर के द्वारा, जैसे कि ऊपर यहाँ पे अगर यूरोप है, ठीक है, तो यहाँ पे भूमध्य सागर के द्वारा ये मतलब ये अलग होता है। ठीक है, और यहीं पे स्वेज नहर भी है। ठीक है, और ये तथा एशिया से अरब सागर द्वारा ये अलग है। एशिया से अरब सागर है और यूरोप से भूमध्य सागर द्वारा ये अलग है। 3 स्थानों पर यूरेशिया महाद्वीप के निकट है। ये 3 स्थानों पर जो यूरेशिया महाद्वीप है उसके निकट है। कौन कौन सा स्थान है, तो इसको देखते हैं। तो एक है जिब्राल्टर संधि, जो उत्तर पश्चिम है, ये जिब्राल्टर संधि है। स्वेज नहर जो है वो स्थल संधि, जिब्राल्टर ये जल संधि है। ठीक है, स्वेज नहर जो है वो स्थल संधि है, ये उत्तर पूर्व में पड़ता है। उत्तर पूर्व कौन सा दिशा हुआ, तो ये ऊपर नॉर्थ हो गया, ठीक है, और ये साउथ हो गया, तो उत्तर पूर्व, और ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो उत्तर पूर्व ये दिशा हुआ, तो ये उत्तर पूर्व दिशा में क्या किस चीज़ से ये अलग होता है, तो स्वेज नहर से अलग होता है। और थर्ड में देखेंगे बाब अल मदेव जल संधि जो है ये पूरब में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यहाँ की जो अफ्रीका कंटिनेंट की बात करें, तो यहाँ पे सर्वोच्च शिखर का जो नाम है वो किलिमंजारो है, जो केन्या में है। किलिमंजारो कहाँ है, तो केन्या में है। ये कितना ऊंचाई है, तो इसका 5895 मीटर ये समुद्र तल से ऊंचाई है। ये जो है हिम से ढका रहता है। अब हिम से क्यों ढका रहता है, कारण ये है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान में गिरावट होती है। जब तापमान में गिरावट होगी तो क्या होगा, वो बर्फ तो जमेगा ही ना, तो ये हिम से हमेशा ढका रहता है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये पूर्वी भाग में स्थित है।
और ये कैसा पर्वत है? तो ये जो है किलिमंजारो जो है ये ज्वालामुखीय पर्वत है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि विशेष भौतिक लक्षण महान भूभ्रंश घाटी है। यहाँ पे विशेष भौतिक लक्षण महान भूभ्रंश भी घाटी है यहाँ पे, और भूभ्रंश घाटियों की लंबी श्रृंखला है यहाँ पे। अब देखिए ये जो श्रृंखला है कहाँ कहाँ से फैली हुई है, भूभ्रंश घाटियों की जो यहाँ पे लंबी श्रृंखला है तो कहाँ कहाँ से फैली हुई है? तो यह मलावी झील के दक्षिण से उत्तर में लाल सागर, स्वेज की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी से होते हुए मृत सागर तक चली गई। आप लोग इसको मैप में डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि झील किसे बोलते हैं। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो डायरेक्ट पूछ भी दिया जाता है, इसका डेफिनेशन भी दिया गया है। तो झील किसे बोलेंगे? तो वैसी घाटियाँ जो पानी से भरी है, वैसी घाटियाँ जो पानी से भरी। अब पूछिएगा कि घाटी किसे बोलेंगे? तो दो पर्वतों के बीच का जो खाली जगह होता है उसको हम लोग घाटी बोलते हैं। दो पर्वतों के बीच का जो जगह होता है उसको हम लोग घाटी बोलते हैं, और वैसी घाटियाँ जो पानी से भरी हुई है उसको झील बोलेंगे। यहाँ की जो सबसे बड़ी जो झील है वो विक्टोरिया झील है, और ये विक्टोरिया झील कौन कौन से एरिया को कवर करती है? तो युगांडा, तंजानिया और केन्या। ठीक है, और जो विक्टोरिया झील पे ही नील नदी जो है, विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है, और नील नदी जो है वो संसार की सबसे लंबी नदी है। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है, और अमेजन नदी जो है वो संसार की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं कि विषुवत-वृत्त के भारी वर्षा वाले क्षेत्र से निकलती उत्तर की ओर बहती है। ये जो नील नदी जो है ये विषुवत-वृत्त के भारी वर्षा वाले क्षेत्र से निकलती उत्तर की ओर बहती है। सहारा जो रेगिस्तान है उसमें ये लंबी यात्रा करती है नील नदी, और जा करके ये कहाँ पे गिरती है? तो भूमध्य सागर में जा करके गिर जाती है। तो नील नदी कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है, और ये संसार की सबसे लंबी नदी है, और विषुवत-वृत्त के भारी वर्षा वाले क्षेत्र से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है। ये सहारा रेगिस्तान में बहुत लंबी दूरी तक ये यात्रा करती है और भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। अगर हम बात करें तो दूसरी यहाँ की जो मुख्य नदी है, दूसरी मुख्य नदी जायरे है, जो मध्य अफ्रीका में बहती है। अगर मैप देखिएगा तो वहाँ पे जायरे को आप लोग लोकेट कर सकते हैं। तो मध्य अफ्रीका में ये बहती है, और अंतिम भाग जो है वो कांगो के नाम से जाना जाता है। इसका जो जायरे नदी जो है वो मध्य अफ्रीका में बहती है, और इसके अंतिम भाग को कांगो के नाम से जाना जाता है। और विस्तृत इसका क्षेत्र का जो जल है, विस्तृत क्षेत्र का जो है जल को बहाकर लाती है, और ये कहाँ पे गिरती है? तो अटलांटिक में जाकर के गिर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि पश्चिम में, अगर अफ्रीका कंटिनेंट की अगर पश्चिम में बात करें हम, तो पश्चिम में नाइजर नदी है, और दक्षिण में जाम्बेजी और ऑरेंज नदी है। ठीक है, तो ये अफ्रीका कंटिनेंट के दक्षिण में जाम्बेजी और ऑरेंज नदी है, और पश्चिम में नाइजर नदी है। नील और जायरे में स्टीमर चलता है, बाकी में नहीं चलता है। नील और जायरे में ही स्टीमर चलता है, बाकी में नहीं चलता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्यों नहीं चलता है? कारण क्या है कि जलप्रपात है। जलप्रपात किसे बोलेंगे? जब जल अचानक से एकदम से नीचे किसी ऊंचाई से गिरे तो उसको जलप्रपात बोलते हैं, और उसमें स्टीमर चला पाना मुश्किल का काम है। तो इसलिए नील और जायरे को छोड़ करके बाकी में स्टीमर नहीं चलता है। जाम्बेजी नदी का जलप्रपात जो है, जाम्बेजी नदी का जलप्रपात उत्तरी अमेरिका के प्रसिद्ध नियाग्रा से भी ऊंचा और चौड़ा है। जाम्बेजी नदी का जलप्रपात उत्तरी अमेरिका के प्रसिद्ध नियाग्रा से भी ऊंचा है, और ये जो नियाग्रा जो है विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अफ्रीका का 1/3 भाग मरुस्थल है। अफ्रीका का ज़्यादातर जो एरिया है वो मरुस्थल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा डेजर्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये जो है उत्तरी अफ्रीका में ये फैला हुआ है। इसके बाद से एक और कालाहारी मरुस्थल का नाम आता है। तो कालाहारी जो मरुस्थल है ये अफ्रीका का दूसरा प्रमुख मरुस्थल है। आप लोग इसको मैप में लोकेट करते रहिए। अफ्रीका जो है, अफ्रीका का दूसरा प्रमुख मरुस्थल कालाहारी, और पहला सहारा है। सहारा तो विश्व का भी है, और ये जो है दक्षिण अफ्रीका में है। कालाहारी मरुस्थल जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। अब इसका देखा जाए, अगर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो इसका जो विस्तार है वो -37 डिग्री
14 मिनट नॉर्थ से 34 डिग्री 15 सेकेंड साउथ के अक्षांशों के बीच में अफ्रीका का ये विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संसार में सबसे ऊंचा तापमान जो है वो 58 डिग्री सेंटीग्रेड 58 डिग्री सेल्सियस जो है वो लीबिया में अल्जीरिया नामक स्थान पे है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म तापमान यहाँ पे रहता है, तापमान यहाँ का गर्म रहता है 58 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि विषुवतीय जो जलवायु है, विषुवतीय जलवायु किसे बोलेंगे? तो वर्ष भर केवल विषुवतीय जलवायु उसको बोलते हैं जहाँ पे वर्ष भर केवल उष्ण और आर्द्र ग्रीष्म ऋतु जलवायु हो। ठीक है, और जहाँ पे जब जो यहाँ की जलवायु जो है वो विषुवतीय जलवायु है। क्यों? तो क्योंकि वर्ष भर केवल यहाँ पे उष्ण और आर्द्र यहाँ पे रहता है इस वजह से, और ग्रीष्म ऋतु यहाँ की जलवायु है। और इसी कारण जब ये उष्ण और आर्द्र रहेगा तो यहाँ पे प्रतिदिन वर्षा होगी, और जब प्रतिदिन वर्षा होगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे वन का विस्तार भी होगा, और वन का विस्तार जब होगा तो उस वन को किस प्रकार का वन बोलेंगे? तो उष्णकटिबंधीय वन बोलेंगे या विषुवतीय वर्षा वन इसको बोला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अफ्रीका के उत्तरी तथा दक्षिणी तटीय प्रदेशों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अफ्रीका के जो उत्तरी और दक्षिणी जो तट के प्रदेश हैं उसमें भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, और यहाँ जो वर्षा है वो जाड़ा यानी कि शीत ऋतु में होती है, यानी कि जाड़ा में यहाँ पे वर्षा होती है, और ग्रीष्म ऋतु जो है वो शुष्क रहता है, न ही ठंडा और न ही ज़्यादा गर्म पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, दक्षिणी और पूर्वी उच्च भूमि की जलवायु शीतल है। दक्षिणी और पूर्वी की बात करें, यानी कि इस अफ्रीका के इस साइड की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जो उच्च भूमि की यहाँ की जलवायु जो है वो शीतल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 10% भूमि जो है अफ्रीका की 10% भूमि ही कृषि योग्य है। क्यों? कारण ये है कि ज्वालामुखी के लावा से बने मिट्टी होते हैं, जिसमें ज्वालामुखी के लावा से बने मिट्टी किस प्रकार के होंगे? जब उसमें आयरन की सबकी मात्रा पाई जाए, लैटेराइट मिट्टी टाइप का होगा। और नील के जो कांप से और जिसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी भी यहाँ पे पाई जाती है। तो इसी पे ये क्या होता है कि 10% जो है यहाँ पे कृषि की जाती है। सावना घास के मैदान की कुछ मिट्टियाँ जो है वो उपजाऊ होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है। ठीक है, अफ्रीका में सबसे अधिक बिजली उत्पादन कहाँ पे होता है? तो जाम्बेजी नदी के करीबा बांध पर ही अफ्रीका में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन होता है। मिस्र में नील नदी पर आसवान बांध है। आसवान बांध कहाँ है? तो मिस्र में जो है तो नील नदी पर आसवान बांध है। ये अफ्रीका का अन्य बड़ा बांध है। पहला स्थान अफ्रीका रखता है सोना, हीरा और प्लेटिनम में। विश्व में पहला स्थान रखता है सोना, हीरा और प्लेटिनम में। संसार का लगभग 95% हीरा का भाग अफ्रीका से होता है। संसार का 95% जो हीरा है वो अकेले अफ्रीका से होता है। हीरा के लिए जो क्षेत्र है वो जोहान्सबर्ग है, और सोना के लिए है किम्बरेले। ठीक है, आगे का पॉइंट देखते हैं कि संसार का आधे से अधिक सोना अफ्रीका से प्राप्त होता है। संसार का आधे से अधिक सोना जो है वो अफ्रीका से प्राप्त होता है। दक्षिण अफ्रीका सोने तथा प्लेटिनम का महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। यहाँ पे सोना और प्लेटिनम को निकाला जाता है दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि जो अफ्रीका कंटिनेंट है उसके सबसे दक्षिण साइड में क्या है, और दक्षिण दिशा में दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो विशाल भंडार किस किस चीज़ के हैं? तो कोबाल्ट के हैं, मैग्नीज के हैं, क्रोमियम है, टीन है, बॉक्साइट है, यूरेनियम है तथा तांबा है। यानी कि यहाँ पे कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम, टीन, बॉक्साइट, यूरेनियम तथा तांबा का यहाँ पे विशाल भंडार पाए जाते हैं। कोबाल्ट और मैग्नीज को मिला करके इस्पात बनता है। ठीक है, और ये जो है वो दक्षिणी भाग में पाया जाता है, अफ्रीका कंटिनेंट के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम जो है वो दक्षिण अफ्रीका में निकाला जाता है। विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम जो है दक्षिण अफ्रीका में निकाला जाता है, और क्रोमियम पर जंग नहीं लगता है। ठीक है, क्रोमियम पर जंग नहीं लगता है। तांबे प्लस बॉक्साइट प्लस यूरेनियम के उत्पादक जो है देश है वो जायरे तथा दक्षिण अफ्रीका है। तो अफ्रीका कंटिनेंट में एक जायरे देश है और एक दक्षिण अफ्रीका जो देश है वहाँ पे तांबे, बॉक्साइट और यूरेनियम के सबसे बड़े उत्पादक हैं ये। ठीक है, और खनिज तेल जो है वो नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला इन क्षेत्रों से खनिज तेल को निकाला जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं कि वन, यहाँ का वन जो है वो वन में किस प्रकार, देखिए महोगनी पाया जाता है, आबनूस पाया जाता है, सालमली जिसको कैम्पाक के नाम से जानते हैं, कैपांक के नाम से जानते हैं, ये मूल्यवान वृक्ष है। ठीक है, ये बहुत ही कॉस्टली मिलता है। महोगनी, आबनूस, सालमली जिसको कैपांक बोलते हैं, मूल्यवान वृक्ष पाया जाता है। रबड़ का मूल स्थान दक्षिण अमेरिका है, और कहा रबड़ का अगर पूछते कि मूल स्थान कहाँ है तो दक्षिण अमेरिका है। तेल का ताड़ सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है, और कहाँ पे पाया जाता है तो पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, तो इस साइड जो है अफ्रीका के इस साइड में पश्चिम अफ्रीका में तेल का ताड़ पाया जाता है। और तेल का ताड़ बनता कैसे है तो ये फल से निकाला जाता है, और इसका जो सबसे ज़्यादा मात्रा नाइजीरिया जो है वो बड़ी मात्रा में इसका निर्यात करता है। ठीक है, तो नाइजीरिया बड़ी मात्रा में निर्यात करता है तेल का ताड़ जो पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। और तेल का ताड़ को हम लोग फल, वहाँ पे फल से निकाला जाता है, फल से तेल निकाला जाता है, और नाइजीरिया जो है इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ठीक है, इम्पोर्टर नहीं, एक्सपोर्टर है, मतलब निर्यात करता है। खजूर जो है, खजूर ये मरुधानों और शुष्क भागों में होता है, यानी कि जो सहारा का जो क्षेत्र है जहाँ पे मतलब डेजर्ट है वहाँ पे खजूर का पेड़ पाया जाता है। और खजूर का पेड़ जो है वहाँ के स्थानीय लोगों का ये मुख्य खाद्य पदार्थ है, और मिस्र से भारी मात्रा में इसको निर्यात किया जाता है। ये मिस्र जो जगह है वहाँ से इसको भारी मात्रा में यहाँ से ये एक्सपोर्ट किया जाता है। आगे देखते हैं, हाँ, कैको और प्लसकोला। ठीक है, ये दोनों जो है ये वृक्षों से प्राप्त एक पेय पदार्थ है, ये पीने वाला एक पदार्थ है। कैको जो होता है इसको वृक्ष से निकाला जाता है, कैको जो होता है इसको वृक्ष से निकाला जाता है, और ये कोको के द्वारा, ये कैको जो होता है वो वृक्ष से निकाला जाता है और कोको से ये प्राप्त होता है। और कोको से क्या होता है, ये कहवा को बोला जाता है जो कॉफ़ी के समान होता है। 60% से ज़्यादा इसको अफ्रीका जो क्या है, अफ्रीका में सब 60% से ज़्यादा होता है। और ये कहवा जो है वो सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थ है, और इसी कहवा से चॉकलेट बनता है। ठीक है, इसी कहवा से चॉकलेट बनता है। और ये जो है ये विषुवतीय निम्न भूमि में उगते हैं, विषुवतीय जो निम्न भूमि में ये उगते हैं। और पश्चिम अफ्रीका के जो देश है जो नाइजीरिया और घाना इसका निर्यात करता है। अब हम देख लेते हैं कोला। कोला क्या होता है, तो कोला जो होता है वो कोला एक कोला से कोला पेय बनता है, पीने वाला बनता है। और फलों से, इसके फल से क्या बनता है तो फलों से क्या बनता है, च्युइंगम बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसका निर्यात जो करता है वो पश्चिम अफ्रीका के देश करते हैं, नाइजीरिया और घाना मिलकर के करते हैं। फलों के वृक्ष, यहाँ पे कौन कौन से फल के वृक्ष पाया जाता है अफ्रीका में, तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, आप लोग मैप पे देखिएगा, उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो होता है वहाँ पे अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में केला, अनानस, उसके बाद से पपीता, कटहल, आम, अनेक प्रकार के नींबू प्रजाति के वृक्ष, नींबू और संतरा, ठीक है, ये पाया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में क्या चीज़ पाया जाता है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में पाया जाता है जैतून, सेब, नाशपाती और अंगूर। पूर्वी भागों में काजू पाया जाता है, पूर्वी भागों में, इस भाग में अफ्रीका के पूर्वी भागों में काजू पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जंजीबार, वहाँ पे जंजीबार और पेम्बा, ये दो द्वीप हैं वहाँ पे, संसार में सबसे अधिक लौंग का उत्पादन और प्लस निर्यात भी करते हैं। सबसे ज़्यादा जंजीबार और पेम्बा जो द्वीप है वहाँ पे अधिक लौंग का उत्पादन किया जाता है और निर्यात भी किया जाता है। जीव जंतु की अगर बात करें तो जीव जंतु जो विषुवतीय एवं दलदली प्रदेशों में हाथी, जंगली भैंसे, सांप, अजगर, बंदर, दरियाई घोड़ा और गेंडा, ये विषुवतीय एवं दलदली प्रदेशों में ये जीव जंतु पाए जाते हैं। अफ्रीका के विषुवतीय एवं दलदली प्रदेशों में हाथी, जंगली भैंसे, सांप, अजगर, बंदर, दरियाई घोड़ा और गेंडा पाए जाते हैं। यहाँ पे बार बार विषुवतीय और उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय और विषुवतीय प्रदेश की बात हो रही है, तो आपको एक बार फिर से बता दूं, अफ्रीका एक ऐसा कंटिनेंट है, ठीक है, अफ्रीका एक ऐसा कंटिनेंट है जहाँ पे विषुवत रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा
तीनों रेखाएं मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरती है, इसलिए यहाँ पे विषुवतीय उष्णकटिबंधीय जैसे नाम का बार बार प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। विरल वृक्षों में मतलब जैसे कि यहाँ पे सघन वृक्ष नहीं पाया जाता है, जैसे विरल वृक्ष। ठीक है। विरल वृक्ष का मतलब ये होता है, जैसे सघन का मतलब बहुत घना हो गया, ठीक है, और विरल का मतलब थोड़ा दूरी दूरी पे। ठीक है। तो विरल वृक्षों वाले वनों तथा घास के मैदानों में हिरन, बारहसिंगा, जेबरा ये सब पाया जाता है। मरुस्थल में क्या पाया जाता है? तो मरुस्थल में ऊंट पाए जाते हैं। जो सहारा का डेजर्ट है वहाँ पे ऊंट पाया जाता है। और इसी सहारा के पास में हम लोग अरब क्षेत्र भी देखते हैं। बड़े आकार का तेज दौड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल वहाँ का अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो यहाँ पे शुतुरमुर्ग पाया जाता है। ये बड़े आकार का होता है और तेज दौड़ता है। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि शुतुरमुर्ग के एक जो आमलेट होता है, एक अंडा होता है, उससे मतलब 10 लोगों का आमलेट बनाया जा सकता है। और शुतुरमुर्ग यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। चलवासी जातियाँ जो होती है, चलवासी जातियाँ जो होती है वो पशुओं के बड़े बड़े झुंड पालती है। यहाँ की अगर फसल की बात करें तो खाद्य फसलों में खाने के लिए उगाई गई फसलें यहाँ पे ये खाद्य फसलें का मतलब क्या हुआ? तो खाने के लिए उगाई गई फसल को हम लोग खाद्य फसल बोलते हैं। नगदी फसल किसे बोलेंगे? तो निर्माण उद्योगों के लिए उगाई जाने वाली फसल को हम लोग नगदी फसल बोलते हैं। अधिकतर खाद्य फसलें यहाँ पे पाई जाती है क्या चीज़? तो कंदमूल। जैसे कंदमूल में कौन कौन सा? रतालू और कैसावा, ये कंदमूल होते हैं। ठीक है। तो ये अधिकतर खाद्य फसलें यहाँ की हैं। और नकदी फसलें जो होती है वो ताड़ का तेल है, जो ताड़ का तेल और मूंगफली, कोको, कहवा, कपास और सीसल। मतलब कि ये नकदी फसलें, जिस चीज़ को मतलब बेच करके अर्निंग होता है, पैसा मिलता है, जो उद्योग निर्माण इन सब चीज़ों में उपयोग किया जाता है, उसको नकदी फसल बोलते हैं। तो ये ताड़ का तेल, मूंगफली, कोको, कहवा, कपास और सीसल ये सब नकदी फसल में आते हैं। कपास की अगर बात करें तो कपास जो है वो नील नदी से इसका उत्पादन होता है। संसार का कपास का 9% जो भाग है वो अफ्रीका अकेले करता है। ठीक है। 9% कपास जो है वो वहाँ नील नदी से उत्पादित होता है। सीसल क्या होता है? तो सीसल जो है, सीसल एक वानस्पतिक रेशा होता है और इस रेशा से बोरियां बनाई जाती है। और संसार का प्रमुख सीसल निर्यातक ये देश है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन है? तो तंजानिया इसमें मतलब अफ्रीका कंट्री में तंजानिया आगे है उत्पादन में। जंजीबार और पेम्बा द्वीप की अगर बात करें हम, तो जंजीबार और पेम्बा द्वीप जो है एक द्वीप का नाम है जहाँ पे लौंग और नारियल की सबसे अधिक मात्रा में, या तो कृषि बोल लीजिए या फिर अधिक मात्रा में पाया जाता है। संसार का 90% भाग लौंग और नारियल का जो है, संसार का 90% भाग जंजीबार और पेम्बा द्वीप से उत्पादित होता है। लौंग का पेड़ जो है वो 12 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है। लौंग का जो पेड़ है वो 12 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है। पत्तियां जो होती है वो लंबी होती है और गहरे रंग की होती है और चमकीली होती है। पेड़ों पर पीलापन लिए गुलाबी कलियां खिलती है। ठीक है। और फूल तोड़ने का काम जो होता है एक बहुत ही छोटी अवधि में पूरा करना होता है। अब जनसंख्या की बात करें तो विविधता यहाँ पे बहुत अधिक है। ठीक है। विविधता यहाँ पे बहुत है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 70% लोग अश्वेत रहते हैं। ठीक है। यूरोप में 1652 के पहले जो बस्ती जो दक्षिण अफ्रीका में बसाई गई थी यूरोप के लोगों के द्वारा, 1652 में यहाँ पे पहली बस्ती दक्षिण अफ्रीका में बसाई गई थी। 30 लाख से ज़्यादा यहाँ पे जो लोग हैं ये यूरोपीय हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया है। एक टर्म आता है बहुत ही अच्छा, सर्वात्मवाद। सर्वात्मवाद से क्या तात्पर्य है, क्या आशय है? तो सर्वात्मवाद का मतलब होता है कि जनजातियों का धर्म, ठीक है, जनजातियों का धर्म जो प्राकृतिक प्रेम और आदर पर आधारित होता है, जिसमें उसी को सर्वात्मवाद बोलते हैं। इसमें मुसलमान और ईसाई सर्वात्मवाद हैं। अफ्रीका में मुसलमान और ईसाई जो हैं वो प्रकृति प्रेम और आदर पे आधारित हैं। इसको सर्वात्मवाद अफ्रीका में है। ठीक है।
कुल जनसंख्या जो है 50 करोड़ 37 लाख है। मतलब जब ये एनसीईआरटी की जो अब पब्लिश का तो एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं है, लेकिन जब ये पब्लिश हुई थी उस समय 50 करोड़ 37 लाख कुल जनसंख्या थी। 18 किलोमीटर प्रति व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं। विरल जनसंख्या वाला महाद्वीप है ये, बहुत ही मतलब घना नहीं है, विरल है। अब 1 किलोमीटर के अंदर में 18 लोग मतलब यहाँ का घनत्व तो बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैसावा क्या होता है। तो कैसावा जो होता है यह उष्ण कटिबंध का महत्वपूर्ण पौधा है। इसकी जड़ें भोजन के रूप में प्रयुक्त होती है। उष्ण कटिबंध का यह महत्वपूर्ण पौधा, इसकी जड़ें जो होती है ये कंदमूल है, भोजन के रूप में प्रयुक्त होती है। जायरे का कुल जनसंख्या का लगभग 2/3 लोग बंतू भाषा का बोलते हैं। लगभग 2/3 लोग जो है जायरे की कुल जनसंख्या का बंतू भाषा का प्रयोग करते हैं। कुल जनसंख्या जो है वो 3 करोड़ 20 लाख है और 14 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे रहते हैं। राजधानी जो है वो किनशासा है। किसकी राजधानी? तो जायरे की राजधानी किनशासा है। जायरे नदी पर स्थित मताडी देश का प्रमुख बंदरगाह है। जायरे नदी पर स्थित मताडी जो है वो देश का प्रमुख बंदरगाह है। नदी द्रोणी, तो नदी द्रोणी क्या होता है? तो एक विस्तृत भूभाग जिसके पानी को एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां बहाकर ले जाए, उसे नदी द्रोणी के नाम से जानते हैं। सहायक नदी क्या होती है? तो सरिता या नदी जो अपने से बड़ी नदी में जाकर के मिल जाती है, उसको सहायक नदी बोलते हैं। ताड़ की गिरी प्लस तेल, ताड़ की गिरी, तेल, मूंगफली जो है वो निर्यात में विश्व का प्रथम स्थान है। किसका? तो नाइजीरिया का। नाइजीरिया का विश्व में प्रथम स्थान है ताड़ की गिरी, तेल और मूंगफली को निर्यात करने में। द्वितीय स्थान जो नाइजीरिया का है वो कोको का उत्पादन में है। कैंजी बांध जो है वो नाइजर नदी पे है। उत्तर में जोन्स के पठार पर 4 जल विद्युत केंद्र हैं। जोन्स का पठार भी आप लोग मैप में देख लीजिए, फिजिकल मैप में आपको ये मिल जाएगा। जो जल विद्युत केंद्र है उत्तर में जोन्स के पठार पे। पश्चिम अफ्रीका में नाइजीरिया कोयला उत्पादन का अकेला एकमात्र है। पश्चिम अफ्रीका में नाइजीरिया जो है वो कोयला उत्पादन का अकेले एकमात्र देश है। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ पे है? तो अम्बुजा है। नाइजीरिया की राजधानी अम्बुजा है। बंदरगाह जो है लागोस और पोर्ट हार्कोर्ट है। इबादान जो है सबसे बड़ा नगर है, व्यापारिक केंद्र भी है। कानो, कादुना और जोन्स उत्तरी भाग के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। दक्षिणी भाग में प्रमुख औद्योगिक नगर लागोस और प्लस पोर्ट हार्कोर्ट है। ये नाइजीरिया के बारे में इंफॉर्मेशन था। अंतःप्रवाह क्षेत्र किसे बोलेंगे? तो अंतःप्रवाह क्षेत्र वह होता है उन नदियों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र जिसका पानी किसी सागर या महासागर में नहीं पहुंचता है। यानी किसी नदियों का, उन नदियों का प्रवाहित क्षेत्र जिसका पानी किसी सागर या महासागर में नहीं पहुंचता है उसे अंतःप्रवाह क्षेत्र बोलते हैं। खाड़ी किसे बोलेंगे? तो खाड़ी होता है समुद्र का वह छोटा और संकरा भाग जो भूभाग के भीतर तक चला गया है। ठीक है, समुद्र का वह छोटा और संकरा भाग जो भूभाग के भीतर तक चला गया है उसे हम लोग खाड़ी बोलते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी। ठीक है, नील नदी का उपहार हम लोग मिस्र को कहते हैं और ये यहाँ संसार की एक बहुत ही पुरानी सभ्यता जो मिस्र की सभ्यता के नाम से जानते हैं, ये नील नदी के ही किनारे बसा हुआ था और नील नदी का उपहार मिस्र को बोला जाता है। ग्रीष्म के आरंभ जो होता है वो अप्रैल मई में दक्षिण की ओर से गर्म तथा शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती है जिसे खामसिन कहते हैं। तो खामसिन किसे बोलेंगे? तो खामसिन एक यहाँ की जो हवा है वो अप्रैल मई में दक्षिण की ओर से जो गर्म और शुष्क हवा जो होती है अपने साथ धूल ले करके चलती है उसी को हम लोग खामसिन बोलते हैं। मिस्र, ये मिस्र के बारे में इंफॉर्मेशन है। मिस्र की जो फसलें हैं वो कुल भूमि के केवल 3% भाग पर ही कृषि होती है। कुल भूमि के केवल मिस्र का जो टोटल भूमि है उसका केवल 3% भाग में ही कृषि होती है और 3/4 भाग कृषि पर लगे हुए हैं। मिस्र के किसानों को फैलाह बोलते हैं। फैलाह जो कि मिस्र के किसानों को बोलते हैं। यहाँ की मुख्य फसलें जो है वो मक्का, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और गन्ना है। खजूर भी एक महत्वपूर्ण उपज है। कपास जो है वो मिस्र की नकदी फसल है। अपनी उत्तमता के लिए सारे संसार में ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं कि कपास के उत्पादन के लिए उपजाऊ मिट्टी, ऊंचे तापमान और तेज धूप की आवश्यकता होती है।
जो कपास उत्पादन के लिए सबसे पहले उपजाऊ मिट्टी, ऊंचे तापमान और तेज धूप की आवश्यकता होती है और सिंचित क्षेत्रों में इसकी बढ़िया पैदावार होती है। इसके डोडे जो होते हैं ये 6 महीने में पक जाते हैं। वर्षा, कोहरा, धूल और कीड़े कपास को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इन सब चीज़ों से कपास को बचा करके रखना होता है। कपास का जो फसल है उसको बचा करके रखना होता है। जल साधन की बात करें यहाँ पे, जल साधन क्या क्या है अफ्रीका में, तो मिस्र का ऊंचा जो बांध जो है वो अस्वान है। खनिज तेल मिस्र का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है, ये मिस्र की बात हो रही है। तो सिंचाई जो है वो सिनाई प्रायद्वीप तथा लाल सागर के तटवर्ती भागों में मिलता है। सिनाई जो प्रायद्वीप है वो लाल सागर के तटवर्ती भागों में मिलता है। फॉस्फेट, समुद्री नमक, मैग्नीज और लौह अयस्क जो है यहाँ की अन्य खनिज है। सूती वस्त्र उद्योग तथा खाद्य सामग्री उद्योग मिस्र के पुराने उद्योग हैं। अगर जनसंख्या की बात करें यहाँ मिस्र की, तो ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पे अरब लोग रहते हैं। इस्लाम धर्म के अनुयायियों की संख्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। मिस्र की कुल जनसंख्या 4,60,00,000 है और 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर यहाँ का घनत्व है। नेक्स्ट देखते हैं कि नील नदी घाटी में 900 प्रति व्यक्ति जो किलोमीटर रहते हैं। कैरो जो है वो मिस्र की राजधानी है। विश्व प्रसिद्ध जो पिरामिड है तथा स्फिंक्स काहिरा के निकट है। मिस्र पिरामिड जो है वो मिस्र में है। अल इस्कंदरिया जो है, जिसको सिकंदरिया भी बोला जाता है, यहाँ की दूसरा सबसे बड़ा नगर है और यहाँ का प्रमुख बंदरगाह भी है। बर सईद, जिसको पोर्ट सईद के नाम से जाना जाता है, ये स्वेज पर स्थित है। यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। स्वेज नहर क्या था, तो स्वेज नहर के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अफ्रीका एशिया के जल संधि को काटकर बनाई गई है स्वेज नहर को, और भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाता है। 1869 में निर्माण हुआ था। और आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, तो उस समय एक और काम भी हुआ था कि ये इसका स्वेज नहर का निर्माण भी हुआ था, जो 162 किलोमीटर ये लंबी है। और यहाँ से 10 से 11 घंटा जलयान को पार करने में टाइम लगता है। तो 10 से 11 घंटा बस इसको पार करने में टाइम लगता है। वितरिकाएँ क्या होती है, तो वितरिकाएँ उसे बोलते हैं नदी की शाखाएँ जिसके द्वारा नदी का पानी बंट जाता है, उसको मतलब उसको हम लोग वितरिकाएँ बोलते हैं। जैसे एक नदी हो गया तो यहाँ से 2 भागों में ये पानी बंट गया, तो ये वितरिकाएँ हो गई। डेल्टा क्या होता है, तो नदी के मुहाने पर नदी द्वारा लाई गई कांप मिट्टी से बना त्रिभुजाकार भाग जिससे होकर नदी की वितरिकाएँ बहती है, उसको डेल्टा बोला जाता है। यहाँ पे डेल्टा का एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है। ये सारा एनसीईआरटी के बुक में ही आपको देखने को मिलेगा। नदी के मुहाने पर नदी द्वारा लाई गई कांप मिट्टी से बना त्रिभुजाकार भूभाग जिससे होकर नदी की वितरिकाएँ बहती है, उसको डेल्टा बोला जाता है। जैसे कि हम लोग सुंदरबन का डेल्टा भी बोल सकते हैं, सुंदरबन का डेल्टा जो भारत में है। अंतरीप क्या होता है, तो अंतरीप जो होता है भूमि का वह सकरा भाग जो समुद्र में घुसा हुआ है, उसे अंतरीप बोलते हैं। समुद्री धारा क्या होती है, तो महासागर की सतह पर जब जल के एक भाग का प्रवाह निश्चित दिशा में नदी के समान बहता है तो उसे समुद्री धारा कहते हैं। सोने और हीरो का देश जो है उसको बोला जाता है दक्षिण अफ्रीका को। यहाँ पे अब दक्षिण अफ्रीका जो है उससे यहाँ का दक्षिण अफ्रीका का हम लोग इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका जो है भारत के क्षेत्र का लगभग 3/8वां भाग जो है वो दक्षिण अफ्रीका है। यहाँ पे भारत से इसलिए कंपेरिजन किया जा रहा है ताकि ये याद किया जा सके, इसलिए एनसीईआरटी में इस तरीके का लिखा हुआ है। खनिज संपदा के लिए जो है ये प्रसिद्ध है, कौन, तो दक्षिण अफ्रीका। सोना और हीरे की यहाँ पे मात्रा पाई जाती है, ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। अटलांटिक महासागर प्लस हिंद महासागर से ये जो है वो घिरा हुआ है। नीचे की तरफ आप लोग देखिएगा, जैसे कि अगर ये मैं एक मैप बनाऊं अफ्रीका का, तो लगभग अफ्रीका महाद्वीप ऐसे ही यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो जाता है, और ये तो ठीक है। तो नीचे जो है यहाँ पे जो है ये अटलांटिक है, और इस साइड जो है वो ये अटलांटिक महासागर है, सॉरी ये अटलांटिक महासागर है, और ये जो है वो हिंद महासागर से घिरा हुआ है। और दक्षिण भाग में अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण भाग में
पठार है जिसकी ढाल पश्चिम की ओर है। इस पठार के पूर्वी किनारे पर डेकेंसबर्ग पर्वतमाला जो है वो फैली हुई है। नेक्स्ट देखते हैं कि पठारी प्रदेश के घासों से ढके हुए मैदान को हम लोग वेल्ड कहते हैं। पठारी प्रदेश के, तो इसलिए मिलाने के लिए भी दे देता है कि बेल्ड कहाँ का घास है, तो बेल्ड है कहाँ का, तो साउथ अफ्रीका का। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं। साउथ अफ्रीका के जो बॉलर होते हैं वो जल्दी से बोल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये बेल्ड से बोल्ड कहाँ, साउथ अफ्रीका। तो पठारी प्रदेश के जो घासों से ढके हुए मैदान को हम लोग बेल्ट के नाम से जानते हैं। और डच लैंग्वेज है, बेल्ट का मतलब होता है ये एक बेल्ट डच लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है घास का मैदान। ऑरेंज और वाल नदियाँ डेकेंसबर्ग से निकलती है। और पशुचारनिक खेती किसे बोलेंगे, तो चारागाहों में पशुओं के प्रजनन और पालन को कहा जाता है पशुचारनिक खेती। यानी कि चारागाहों में पशुओं के प्रजनन और उसके पालने की जो पाला जाता है उसको बोला जाता है पशुचारनिक। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक मैरिनो पाई जाती है। मैरिनो एक प्रकार की जो भेड़ है, भेड़ की नस्ल पाई जाती है जो ऊन के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया के बाद जो दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पे है। ऑस्ट्रेलिया के बाद दक्षिण अफ्रीका जो है वो दूसरे स्थान पे है ऊन निर्यातक में। ऑस्ट्रेलिया के बाद दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पे है ऊन निर्यातक में। मिश्रित कृषि क्या बोलेंगे, तो कुछ भागों में फार्मों में कृषि के साथ साथ पशुपालन। अगर कोई कृषि कर रहा है और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी कर रहा है तो उसको मिश्रित कृषि बोला जाता है। विश्व का आधा सोना दक्षिण अफ्रीका से निकाला जाता है। और कहाँ से निकाला जाता है, तो जोहान्सबर्ग से निकाला जाता है। किम्बरले जो है वो हीरे की खान है। हीरे की खान कहाँ पे है, तो किम्बरले में है। अन्य महत्वपूर्ण खनिज में प्लेटिनम, मैग्नीज, यूरेनियम, तांबा, लोहा, एस्बेस्टस और कोयला यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण खनिज है। खनन जो है यहाँ पे माइनिंग जो है वो मुख्य यहाँ का व्यवसाय है। और आगे देखते हैं कि यहाँ की जो जनसंख्या जो है, दक्षिण अफ्रीका की जनसंख्या है 3 करोड़ 10 लाख है। 26 व्यक्ति प्रति किलोमीटर की जो डेंसिटी है वहाँ पे। 2/3 लोग जो है अश्वेत हैं और 5वां भाग गोरे लोगों का है। ये 2/3 मतलब 5वां भाग जो है वो गोरे लोगों का है। अपार्थिड किसे बोलेंगे, अपार्थिड जो होता है, अपार्थिड, ठीक है, ये एक टर्म है। इसका मतलब होता है जाति रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसी को अपार्थिड बोलते हैं। सबसे बड़ा जो नगर है वो जोहान्सबर्ग है। प्रिटोरिया जो है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। केप टाउन जो है वो वैधानिक रूप से राजधानी है। और सबसे बड़ा जो बंदरगाह है दक्षिण अफ्रीका का वो डरबन है प्लस पोर्ट एलिजाबेथ है। ये दोनों वहाँ की जो है ये बंदरगाह है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे अब इसको समाप्त करते हैं। फिर ये अफ्रीका कंटिनेंट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट एनसीईआरटी जो 6 क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक है ओल्ड एनसीईआरटी उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे इस नोट्स में समाहित करने का प्रयास किया गया है। ये मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आगे भी इसका तीसरा खंड जो है वो दक्षिण अमेरिका है, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आई होप कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी सारे और लेक्चर देखने हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो GS IQ एजुकेशन से जुड़े रहने के लिए।